देखो, तो ये दोनों क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके कॉपी भी हम चेक कर देंगे। तो जो दोनों ग्रुप को मैंने आज कंबाइन किया था, 2-3 क्लास छुट्टी हो गई थी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब 31st को हम लोग क्लास ऑफ करेंगे, ठीक है। 1 जनवरी को आप लोग यदि एग्री होंगे तो हम लोग टेस्ट कंटिन्यू करेंगे संडे को, क्योंकि 1 जनवरी है। अदरवाइज 2 जनवरी से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो एक तो क्वेश्चन था कि ग्रे जोन संघर्ष आप क्या समझते हैं, या भारत की सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है, और इसे निपटने के लिए भारत की तैयारियों का मूल्यांकन करें। और ये इसकी वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स था। सेकेंड क्वेश्चन था कि प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर के तैयारी कर रहे छात्रों के बीच में आप देखोगे कि आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है अभी, क्योंकि हाल में कोटा में भी अभी हाल में एक बच्चे का न्यूज आया था। ऐसे बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, उसको आपको यहाँ पे एड्रेस करना है कि क्यों ऐसी घटनाएं घट रही है, ठीक है। और उसके लिए क्या आप कोई उपाय सुझाते हो या नहीं सुझाते हो, उसको देखना है। तीसरा एंड चौथा क्वेश्चन था पॉलिटी वाले सेक्शन से। पहले वाले क्वेश्चन आपको इंटरनल सिक्योरिटी का था, सेकेंड वाला क्वेश्चन जो था वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, और लास्ट 3 और 4 क्वेश्चन जो पॉलिटी का था, जिसमें हमने आपको दिया था कि जो निजता का जो अधिकार है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी की जो बात करते हैं, किस तरह का उसको परीक्षण करना है। और साथ ही साथ जो भारत में बार बार कहा जा रहा है समान नागरिक संहिता लाने की बात हो रही है, तो नागरिक संहिता लाना डीपीएसपी में आपको कहा भी गया है। डीपीएसपी का जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसमें बात कही गई, लेकिन इसको लाना और किस प्रकार से इसको लागू कराना, तो उसमें आपका मत पूछा जा रहा है कि आप अपना सुझाव दीजिए। तो दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी, चारों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बाय वन। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर के आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है उसको लेकर के, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब भी हमने आपके साथ कहा था कि देखो, जब कोई आंसर क्वेश्चंस का जब आंसर लिखते हो तो उस आंसर्स में पहले कैसे भूमिका स्टार्ट करो। मैंने कहा था कि जब तुम्हारे पास कोई इशू आए, जब तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आए, तो उसको क्वेश्चन को जब तुम पढ़ोगे तो पहले तो ये देखो कि न्यूज में था या नहीं था। वो आ जाएगा, पता चल जाएगा आपको न्यूज में था तो क्यों न्यूज में था, क्या कोई रिपोर्ट आई है। तो ये जो क्वेश्चन है प्रतियोगिता परीक्षाओं वाली, इसमें नेशनल क्राइम ब्यूरो के डेटा को तुम एक्सेस यूज करके इन भूमिका को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ कि कैसे इसको डिस्कस करना है, आप देखेंगे यहाँ पे। जैसे मान लो जो क्वेश्चन था करेंट अफेयर्स का प्रतियोगिता परीक्षा वाला को लेकर के, इसकी जब हम भूमिका स्टार्ट करेंगे, मुख्य बिंदु होगा, मुख्य भाग, और उसके बाद आप इसके निष्कर्ष में आएंगे। जब आप इसको भूमिका स्टार्ट करो, यहाँ पे अपना रिपोर्ट को यूज कर लो। और रिपोर्ट किसका यूज करोगे, तो नेशनल क्राइम जो ब्यूरो है आपको मिल जाएगा यहाँ पे, क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। देखो, इसमें कहा गया है कि जो भारत में, खास करके इंडिया में, भारत में जो आकस्मिक मौतें होती हैं, ठीक है, और आकस्मिक मौतें प्लस आत्महत्या आदि से संबंधित रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में आत्महत्या से छात्रों की जो मौत हुई उसमें लगभग 4.5% की इंक्रीज हुई, वृद्धि हुई। सोचो कि कितनी डेटा भयावह है, 4.5% डेटा इंक्रीज कर रहा है। साथ ही साथ इसमें कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में, जो महाराष्ट्र है आपका, महाराष्ट्र में लगभग 1834 डेथ हुई है, मौतें हुई हैं। उसके बाद पोजीशन है मध्य प्रदेश का, और उसके बाद पहला पोजीशन महाराष्ट्र है, दूसरे पोजीशन मध्य प्रदेश है, और तीसरे पोजीशन पे तुम्हारा तमिलनाडु है। ये एक डेटा तुमको मिल रहा है, यहां से तुम इसको
भूमिका को शुरू कर सकते हो। इसको बता दो। क्यों? क्योंकि सवाल तुम्हें ध्यान में होगा, ये सवाल 250 शब्द में नहीं लिखने हैं, ये सवाल तुमको लिखने हैं 150 वर्ड्स में, है ना। आपको 250 शब्द में ही सवाल लिखना है। तो सबसे पहले भूमिका में इस रिपोर्ट का यूज कर लो। हमने पहले भी कहा था कि जब आप कभी कोई आंसर लिख रहे हो तो या तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वहां से उठा लो, कोई रिपोर्ट है, चाहे आईएमएफ का रिपोर्ट हो सकता है या नीति आयोग का कोई रिपोर्ट हो सकता है, उस रिपोर्ट पे भी हाथ पे कोई क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी में कभी भी क्वेश्चन अनरिलेवेंट क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। वो किसी न किसी कारण से चर्चा में होगा, न्यूज में होगा, तो इनके क्वेश्चन वहां से उठाते हैं। तो कहने के मतलब कि पहले वाले सेक्शन में आपने क्या कर दिया, सबसे पहले आपने भूमिका में 2 लाइन में बता दिया कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट 2021 के अनुसार ऐसा ऐसा डेटा है। अब सवाल उठती है कि अब ये डेटा हम सर कैसे याद रखें। तो जब भी कोई करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना, तो वहां पे जब इसी पढ़ो तो वहां पे देख लो कि जो तुम्हारा GS2 के लिए काम करेगा कि GS3 के लिए काम करेगा, या वो एग्जाम्पल्स GS4 के लिए काम कर रहा है, वो वहां पे मार्किंग करनी पड़ेगी तुम्हें। और या तो आप एक डेटास बनाइए कि इंटरनल सिक्योरिटीज की एक फाइल बना लो, फाइल, और उस फाइल में जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित कोई फैक्ट आ रहा है, कोई डेटा आ रहा है, उसको आप लिखो। बाकी तो हम कंपाइल कर ही रहे हैं, वो आपको 31 दिसंबर को मिल जाएगा, इस महीने का, पूरे दिसंबर का, ठीक है। तो पीछे से हम एक एक महीने का ऐसे करके ला रहे हैं, उसमें इंटरनल सिक्योरिटीज हो चाहे तुम्हारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, उसका एक कंपाइलेशन फाइल मिलेगी। लेकिन वो चीजें हम यदि बना के देंगे वो तो काम करेगा एक बात, लेकिन तुम खुद से बनाओगे ना तो ज्यादा तुम्हारे लिए इफेक्टिव होगा, क्योंकि तुम अपने अनुसार सोचोगे, फिर अपने अनुसार डेटा रखोगे, तो पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा। और और हम लोग जो देंगे उसको उसमें ऐड ऑन कर लेना, जो कमी रहेगी वो हमारे नोट से पूरा कर लीजिएगा। तो पहली बात, भूमिका में हमने क्या किया कि नेशनल क्राइम के डेटा को ले लिया। अब हम आएंगे मुख्य भाग। अब कारण है, काउज क्या है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आत्महत्या के बढ़ते मामलों के पीछे के कारणों पर प्रकाश डालिए। अब आपको कारण ढूंढना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना है कि ये एस्से का क्वेश्चन नहीं है। जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी कराया था आपको, एस्से राइटिंग वाले जो सेशन लिया था उसमें मैंने कुछ कारण बताए थे। अब ये जीएस के आंसर है, तो जीएस के आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कारण तुम्हें देखना है। कुछ कॉमन कारण हुए, छोटे बच्चे हैं, मान लो 9th-10th के बच्चे हैं, ये तैयारी करने जा रहे हैं, आईटी की तैयारी कौन करने जा रहा है। अब तो आजकल ये लोग कर रहे हैं +3 3 साल का प्रोग्राम एक ही बार करा देते हैं। आप 9th-10th में एडमिशन लो, 10th भी रहो, 11th भी रहो, 12th रहो, फिर एग्जाम्स भी दो, स्कूलिंग भी वो करा रहे हैं। तो इन बच्चों के क्या सामने क्या समस्याएं आ रही उसके कारण, तो यानी कि सेकंड वाला जो पार्ट है, जो तुम्हारा इसमें लिख सकते हैं ऐसे, रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के बढ़ते मामले के पीछे निम्नलिखित कारण है। अब यहाँ पे सबसे पहला कारण तुम्हारे सामने आएगा, वो है बेरोजगारी। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अब इसके बारे में 1-2 पॉइंट लिख दो। देखो कि भारत में किस प्रकार से बेरोजगारी की दर बढ़ते जा रही है। उस राज्यों की यदि तुम्हारे पास फैक्ट है तो उस राज्यों के फैक्ट को यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सिक्किम में, खास करके सिक्किम में जो लगभग राज्य की लगभग 27% आत्महत्याएं जो हो रही हैं वो बेरोजगारी से संबंधित थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उसमें 20 साल से लेकर 20 से 30 वर्ष के आसपास, यानी 20-21 मान के चलो, 20 और 21 से 30 वर्ष के बीच के बच्चे। तो बेरोजगारी, अब तुमने लिख तो दिया कारण कि भैया बेरोजगारी है, ठीक है, हेल्थ भी है, मानसिक मानसिक पीड़ा भी हो सकती है। तो लेकिन तुम्हारे जो तुम जो बात कह रहे हो उसको सस्टेन भी तो कराओगे ना भाई, तो उसके लिए तो तुम्हें तो फैक्ट तो देना पड़ेगा ना। जब हमने बेरोजगारी कहा तो बेरोजगारी के साथ हमें फैक्ट को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आप बात तो ऐसे नहीं कर सकते ना कि किसी चीज को आप कारण में डाल देंगे। तो कारण में डाल रहे हैं, आप कारण बोल रहे हो, उसके पीछे आपको सस्टेन कराना पड़ेगा, अपने स्टेटमेंट को आपको सपोर्ट करानी पड़ेगी। तो सपोर्ट कराने के लिए आपके पास फैक्ट होना चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है,
देखो एक चीज क्या कि आज की जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ना, इसमें आप देखते हो कि जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं ना, हम लोग परीक्षा केंद्रित शिक्षा का होना, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई हो रही है। क्वालिटी पढ़िए 150 घंटे में कंप्लीट, है ना, क्रैक्स कोर्स करा रहे हैं, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड आप पढ़ा रहे हो, बच्चे को आप शिक्षित नहीं कर रहे हो। इस एग्जाम को क्वालिफाई कराने के पर्पस से, अब वो एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो होता क्या है, वो गलत डिसीजन उठाता है। तो शिक्षित करना, और हमारा तरीका क्या है, हम उसको शिक्षित कर रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। जैसे सपोज करो तो यहां पे आप देखोगे, इसको यदि हम सपोर्ट करना है, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है तो कैसे कह सकते हो, इसमें आप कह सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो कि बच्चों के मध्य या बच्चों के बीच अंकों की प्रतिस्पर्धा आपने बना दिया है, कौन कितना ज्यादा मार्क्स लेके आता है, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, और आपने उनके बीच में मार्क्स की कंपटीशन करा दी। मतलब आप किसी बच्चों के बीच में उसकी जो पोटेंशियलिटी है, उसकी जो उत्कृष्टता है, उसका तुलना आप नंबरों के आधार पे करते हो। ये कौन सा 90% लेकर के आ रहा है, कौन 100% लेकर के आया, कौन 99% लेकर। आप किसी की क्वालिटी का चेक उसके मार्क्स से करते हो, और इसके कारण क्या होता है कि बच्चे दबाव में होते हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, यहाँ नहीं होगा एडमिशन, वहां नहीं होगा, इस एग्जाम में उस पड़ोसी के बच्चे को इतने % मार्क्स आ रहे हैं। तो ये बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने का काम करता है, ठीक है। तो पहला बेरोजगारी, दूसरा परीक्षा केंद्रित एग्जाम का होना। आप परीक्षा केंद्रित, एग्जाम केंद्रित या एग्जाम ओरिएंटेड एजुकेशन दे रहे हो, आप उनको शिक्षित नहीं कर रहे हो, आप उनको एक तरह से मशीन के जैसा ट्रेंड कर रहे हो। तो दूसरा कारण ये। अब बताओ तीसरा कारण क्या दे सकते हैं। तो तीसरा कारण में हम ये बता सकते हैं कि देखो भाई, पहला तो हमने बेरोजगारी को कवर किया, और दूसरा एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम, और तीसरा जो पॉइंट है वो है तुम्हारा कि एक कैरियर जो उनका है, कैरियर विकल्प के रूप में। क्योंकि देखोगे हमने एजुकेशन यदि लिया, यदि हम बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं, तो हम उनके पास एक कैरियर विकल्प देते हैं। बहुत सारे गार्जियन भी हैं, फादर इंजीनियर है तो बेटा भी इंजीनियर बने, डॉक्टर है तो डॉक्टर भी बने। तो हमने उनको विकल्प ही दिया है कि भाई देखो, हमारी फैमिली है, या हम लोग टीचर्स भी, जनरली टीचर्स भी क्या करते हैं, टीचर्स भी मोटिवेट करते हैं कि ये कैरियर है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, ये करो। तो एक तरह से हम उनको फोर्सली कराते हैं। हमने कभी, आजकल तो अब थोड़ा बहुत लोग शिक्षित हो रहे हैं, और लोग अब सोच रहे हैं कि बच्चे का कहाँ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उनको ढाला जाए। हो सकता है पढ़ने में इंटरेस्टेड ना हो, खेल कूद में अच्छे हो, है ना। अब थोड़ी ना वो जब वो टाइम है कि खेलो कूदोगे हो गए खराब। अब तो खेलने कूदने वाले कहाँ से कहाँ बढ़ रहे हैं, है ना। तो सवाल है कि हमने कैरियर के विकल्प के रूप में भी उन्हें फोर्सली एक पार्टिकुलर कैरियर में डालने की कोशिश की, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे फैमिली मेंबर्स हो, और यहाँ तक तो टीचर्स भी ये काम करते हैं। तो इस चीज को भी कहीं ना कहीं उनके मानसिक रूप में दबाव को बनाने का काम करता है। टीचर का बेटा हो, नहीं अच्छा काम करोगे तो क्या करोगे, दुनिया क्या कहेगी। इंजीनियर का बच्चे हो, तुम नहीं, हमने आईआईटी से पढ़ा है, तुम नहीं आईआईटी गए तो लोग क्या कहेंगे। ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बच्चों को मानसिक रूप से पीड़ित कर रहा है। तो तीसरा तो आपका कारण। चौथे कारण के यदि ऐसे कारण ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, बहुत सारे कारण मिल जाए, हो सकता है एक दो कारण आपको भी दिमाग में होगा, तो उसको भी आप कर सकते हो।
लेकिन रियलिस्टिक होना चाहिए, हाइपोथेटिकल कारण नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो शैक्षिक संस्थान है ना, तो शैक्षिक संस्थानों की जो समर्थन होती है, इनको सपोर्ट की बात करो, सपोर्ट की कमी है। आज मैं एक बात बताता हूं तुम्हें, देखना रियलिस्टिक में कभी आसपास देखना, आप लोग में से भी कुछ लोग पढ़ाते होंगे स्टूडेंट्स को। टीचर्स का क्या हो गया, आज इंस्टीट्यूशन का ये काम नहीं है कि बच्चों को शिक्षित, उनको बस नया नया बैच बनाना है, बच्चे पैसे आ गए, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उनसे मतलब नहीं है। वो वो संस्थान सपोर्ट नहीं करते। यदि कोई स्टूडेंट यदि कमजोर है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। आप कहने के लिए तो कह दोगे कि हाँ हम आपके कमजोर बच्चों के लिए अलग बैच बनाएंगे, जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बच्चे उनके लिए अलग ग्रुप बना देंगे, कहने के लिए करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं संस्थान। संस्थान यदि सपोर्ट करे ना बच्चों को तो बच्चे आत्महत्या करे नहीं। अब मान लो कोटा जैसे शहर में माँ बाप को घर के छोड़ करके बच्चे वहां रह रहे हैं, यहाँ सब संस्थान क्या आ गया, ये तो कॉर्पोरेट कल्चर हो गया। यहाँ पे कॉर्पोरेट है, वो एक दूसरे से कैसे आगे निकलना, किसका टर्नओवर ज्यादा आ रहा है, वी प्रोफेशनल ट्रेड कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो। क्या होगा, 20-21 साल की उम्र में जाकर के जब नौकरी नहीं मिलेगी, कहीं जॉब एडमिशन नहीं होगा, तो क्या करेंगे बच्चे, सुसाइड कर लेंगे। या तैयारी ये कर रहे हैं, तो तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम मानसिक रूप से भी तो सपोर्ट करो ना उनको। मान लो 1 साल का फीस ले लिए, अब दूसरा बार नहीं हो रहा है, मान लो किसी का फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, सोचा जा सकता है, क्यों नहीं सोचा जा सकता, इसको भी सपोर्ट कर सकते हो आप। और भी कोई कारण बताओ, जैसे एक कारण मान लो इसी को हमें सपोर्ट करना है, तब में लिख सकते हैं कि जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, इनकी मानसिक स्वास्थ्य से निपटने के लिए कोई तरीका नहीं है। अरे कम से कम एक संस्थान में ना एक साइकोलॉजिस्ट को रखना चाहिए, मनोचिकित्सक को तो हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की गला काट पतली स्पर्धा है, यहाँ पे डिमोटिवेशन तो आता ही आता है। तो कम से कम एक संस्थान में एक मनोचिकित्सक होना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऐसा रूल बनाए कि भैया आप संस्थान इतने बड़े बड़े चला रहे हो, हजारों बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो कम से कम एक मनोचिकित्सक तो रखो भाई। ये बच्चे हैं, आईआईटी की तैयारी करा रहे, इतने इतने बच्चे पढ़ रहे हैं आपके यहाँ, कौन उनकी प्रॉब्लम को सुन, इनको शेयर करे। गार्जियन भाई पैसा ही दे सकता है ना, गार्जियन तो पैसा दे दिया, फीस जमा कर दिया, पढ़ना तो तुम्हें है। बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य में कोई सपोर्ट नहीं है शिक्षण संस्थान में, ठीक है। और उसके ऊपर रिजल्ट लग रहा है, किसी को 100 नंबर आ रहे हैं, किसी को 10 नंबर आ रहे हैं, तो ये और प्रेशर बना रहा है। तो इस तरह से आप इस कारण को भी यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं। और भी कारण बहुत सारे ऐसे कारण ढूंढेंगे तो बहुत आगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी लेके चलो, वित्तीय समस्या जिसकी अभी मैंने चर्चा की थी कि भाई बहुत सारे लोगों के पास है घर द्वार, कर्ज लेकर के आया है, एक बार में नहीं हुआ, अब रहने का, खाने का, किताब का खर्चा कहाँ से मैनेज करा, उसको दिमाग में ही चल रहा है। आपने बहुत सारे ऊपर स्टोरी सुनते होंगे ना कि माँ ने ऐसे कर्ज लिया तो पिता ने ऐसे कर्ज दिया, ऐसे पढ़े, खेत बिक गया तो घर बिक गया, इस तरह का बहुत सारा है। तो ये मेंटली प्रेशर बनाता है कि नहीं बनाता है, यदि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, घर के भी पैसे खर्च हो गए। अब मान लो जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका मान लो जॉब वॉब छोड़ कर गया है, तो कुछ ना कुछ पैसा इकट्ठा करे होंगे, वो भी पैसा खत्म होगा, अब क्या करेंगे भाई। तो वित्तीय समस्या भी एक ना कहीं कारण हो रहा है कि हमने 2 साल 3 साल बर्बाद कर दिया और हमारा नहीं हो रहा है, नहीं हुआ तो फिर अब उसको लगता है कि अब तो लाइफ ही खत्म हो रही है। तो इस तरह की समस्याएं भी उनके सामने बहुत सारी आ रही। तो ये तो तुमने कारण बता दिए, तो भैया कारण गिनाना तो बहुत आसान बात है ना, किसी में कारण, किसी में समस्या निकालनी है तो बहुत ईजी है। अब बताओ इसका उपाय क्या करोगे तुम। अब यहाँ पे जब उपाय लिखते हो ना, तो उपाय में भी हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए एकदम दूसरी दुनिया वाले। उपाय भी ऐसा बताओ जो रियल वे में इंप्लीमेंट किया जा सकता है या कहीं पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एक काम मुझे बहुत अच्छा लगा, उस पर आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, वो है दिल्ली गवर्नमेंट का। आप देखोगे कि दिल्ली सरकार ने, दिल्ली सरकार की जो सरकारी स्कूलें हैं उसमें हैप्पीनेस कैरिकुलम को रखा गया है।
करिकुलम, जिसमें आप देखेंगे कि शारीरिक शिक्षा है, मानसिक शिक्षा है, मूल्य आधारित शिक्षा, वैल्यू ऑफ एजुकेशन है ना, नैतिक शिक्षा, इन सबको रखा जा रहा है और इस पर केंद्रित किया जा रहा है ताकि बच्चों में इस तरह का मनोविकार उत्पन्न हो, मानसिक डिप्रेशन ना हो। और यहाँ पे तुम कह सकते हो कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के द्वारा हैप्पीनेस कैरिकुलम में इन सब चीजों को ऐड किया गया है, अन्य राज्यों को भी इसको अपनाना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो किसी और पार्टी की सरकार है और हम किसी और पार्टी की सरकार है, यहाँ पे पार्टी के मतलब नहीं, ठीक है। जब आप इलेक्शन में जाते हो तब पार्टी हो, जब चुन जाते हो तो फिर पार्टी के लिए थोड़ी ना काम करो कि मेरे को वोट दिया है कि नहीं दिया है ना। तो जो जहाँ चीजें अच्छी हैं, अच्छी चीजों को हमेशा ग्रैब करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई फैमिली मेंबर्स हो। किसी में अच्छी बात है तो उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह के आप एग्जाम्पल्स उपाय दे सकते हो। तो ये रियलिस्टिक वे में हो गया कि नहीं? ऑलरेडी गवर्नमेंट चला रही है, इसको और बड़े स्तर पे चलाने की आवश्यकता है। दूसरा क्या कारण बता सकते हो? दूसरा जो बता सकते हो उसमें ये बता सकते हो, अब बताओ इसमें कि भारत में जो परीक्षा केंद्रित शिक्षा है तो में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। करने की आवश्यकता है मतलब कि आप कोर्स कैरिकुलम को इस तरह से डिजाइन करो ना, तो उसमें मानसिक अभ्यास भी शामिल हो जाए, ठीक है, उसमें साइकोलॉजी भी शामिल हो जाए। तो आप सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने से नहीं होगा। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाओगे, जिस एग्जाम की तैयारी करा रहे हो बच्चे क्वालिफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? अरे भाई सीट तो लिमिटेड है ना, ऐसा तो नहीं कि सबको एडमिशन दिया जा सकता है। तो बच्चे मानसिक रूप से मजबूत हो जाए तो भी ऐसी बात है, होना ना होना मेहनत है, लक भी है थोड़ा, तो नहीं होगा तो कम से कम इतना गलत डिसीजन तो वो नहीं ना लेंगे। मन की बात करना पड़ रहा है प्रधानमंत्री को, है ना। एग्जाम के समय देखो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आता है तो पेरेंट्स टेंशन में आते रहते हैं, बच्चे टेंशन में हो जाते हैं, कोई बच्चा कोई गलत डिसीजन ना ले ले। तो इस तरह से ये एक जागरूकता भी फैलाने की जरूरत है पेरेंट्स के बीच में भी, कि आप बच्चों को तुलना हमेशा मत करो कि फला का बच्चे को इतना नंबर आया और आपके बच्चे तुम्हें इतना कम नंबर आ रहा है, ठीक है। छात्रों की सराहना करनी चाहिए। यदि मान लो कोई स्टूडेंट अच्छा कर रहा है तो उसको भी अप्रिशिएट करो, जो नहीं कर पा रहा है उसको मोटिवेट करो। अब उसको डिमोरलाइज थोड़े ना करोगे, बेइज्जती थोड़े ना करोगे। अब क्लास में मान लो तुम ही लोग हो, मान लो किसी का क्वेश्चन खराब एकदम है, तो मेरा क्या उद्देश्य बनता है? ये थोड़े ना कि हम उसको कहें कि देखो फला आदमी का अच्छा आंसर है, तुम्हारा इतना खराब क्यों हो रहा है। अरे क्यों खराब हो रहा है उस पर मैं काम करूँ ना, मैं पूछूं ना कि हाँ तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है, उसको मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूँ। अब ये ना कि अंडर एस्टिमेट करूँ। तो ये चीज है, सराहनीय होना चाहिए। दूसरा, छात्र छात्राओं की जो चिंताएं हैं उसको, डाउट्स को क्लियर करो। बहुत सारी डाउट्स होती हैं, आप उसको देने। तो जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हो, जो छोटे बच्चे हैं अंडर, जिसको टीनेजर्स बोलते हो, तो उनको इस सब चीज की शिक्षित कर जाओ। अब तो जो कम, अब ये आजकल क्या हो रहा है कि आप जिस तरह से ग्लैमरस है, जिस तरह का रील इंस्टा ये सब देखते हैं, तो अब फिर तो बहुत कम कम उम्र के बच्चे यूपीएससी में आ रहे हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आ रहे हैं, क्योंकि भाई अब सब नौकरी तो सब कुछ है, बेरोजगारी तो है। पहला मुद्दा तो बेरोजगारी है। अब नहीं होगा तो समस्या है। अब उसको आप शुरू से ही स्कूलिंग अच्छे से दोगे, आपकी उसकी शिक्षा जो इस प्रकार से आप करोगे, तो गलत डिसीजन कभी नहीं लेना, क्योंकि रास्ता एक बंद होता है तो 1000 रास्ते और भी खुल जाते हैं। यदि आप में क्वालिटी है, यू हैव द नॉलेज, यू कैन मूव। ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से आप इस बात को करके कर सकते हो। लास्ट में जब आप इसके निष्कर्ष पे आते हो तो कह सकते हो कि ये समय, और ये समय का डिमांड भी है और ये समय का मांग भी है, कि जिस प्रकार के संकट हैं, बच्चों की जो विफल होते हैं, उन विफलताओं के कारण जो परिणाम हमें दिखाई देता है, और हमने परिणाम में इससे वाले क्लास में याद है ना आपको
कि जब आप अनसक्सेस होते हो, जब आप फेल्यूर होते हो, तो उसका परिणाम क्या होता है। यदि उसके परिणाम को तुम देखोगे तो तभी वो आदमी गलत डिसीजन लेता है। सामाजिक बहिष्कार टाइप का कर दोगे, ऐसा लगेगा कि उसने कोई गुनाह कर दिया है। और एग्जाम की तैयारी किया, उसका नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो उसने कोई क्राइम थोड़े ना कर दिया है, कोई मदद है ना। आप उसको एकदम बाइकआउट कर दिए, एग्जाम्पल देने लगे, देखो इसने पढ़ के क्या कर लिया जो तुम पढ़ के करोगे। तो आदमी को लगता है कि मैंने क्या गलत डिसीजन ले ली थी, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के समय में जिस प्रकार की प्रतिस्पर्धा है, गला काट प्रतिस्पर्धा, नेक टू नेक लड़ाई जहाँ पे है, पॉइंट पॉइंट नंबर से जो आगे आप पीछे हो रहा है आदमी, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको अपने शिक्षा को, अपने एजुकेशन सिस्टम को उस मोड़ की तरफ लेके जाना है जहाँ पे वो एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड होगा तो फिर आप बच्चों को शुरू से ही तैयार। आप लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारा ऐसे पेरेंट्स के भी कॉल आते हैं कि हमारा बच्चा ना 9th में हमको IAS की तैयारी कराना। अरे भाई उसको पहले पढ़ लेने दो भाई, उसको 9th कर लेने दो, 10th कर लेने दो, ग्रेजुएशन कर लेने दो। तो नहीं हम देखे हैं कुछ लोग अपने बच्चे को 10th से ही करा रहे हैं, 11th से, तो ये हाल है। अब तुम 9 से ही बच्चे को टारगेट रखा रखे यूपीएससी में। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं, आप हो सकता है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो, आप लोगों का भी मत हो या नहीं सर ऐसा होना चाहिए, लेकिन मेरा अपना अलग मानना है। मैं ये मानता हूँ कि यदि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट जब तक सही से नहीं होगा ना, तो आप कहीं भी मूव नहीं कर पाओगे, है ना। अब मान लो 9 से ही है, अब शुरू से ही है, बच्चे ड्रीम है, वो सही बात है, होना चाहिए, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, चाहे नॉलेज का तुम्हारा गेन है, जो 9th में, जो 10th में, जो 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में जो एक्सपोजर मिलती है, वही बेनिफिट्स मिलता है आगे के भी कंपटीशन में। आपने आधार ही गड़बड़ बना दिया, बच्चे डाइवर्सिफाई नहीं हो पा रहे हैं। आप देखो सिलेबस उठा के, 4 GS के पेपर कौन सा सब्जेक्ट छूटा हुआ है, ह्यूमैनिटीज और साइंस को तो मेकअप कर ही दिया है और सबको मिला करके एक सिलेबस बनाया, यहाँ तो कुछ छूट नहीं रहा है। इस तरह की शिक्षा नहीं होना चाहिए स्कूल में कि आप आइए 9th में एडमिशन लीजिए और डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड करके उसको पढ़ाइए। तो वही होगा कि बच्चों की यदि मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तो बच्चे कहीं ना कहीं गलत डिसीजन लेंगे, चाहे वो नशे के लत में लग जाए, चाहे वो आत्महत्या जैसे डिसीजन ले लें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब देखिए आप लोगों ने क्या आंसर लिखा है, किस किस का आंसर इस पैटर्न पे था, या लग रहा है कि नहीं मेरा पैटर्न सही था। तो मेरा था और मेरा सही था, कुछ था इसी पैटर्न पे। ठीक है, गुड। अब देखो कोई नहीं, अभी क्वेश्चंस हम देख लेंगे, ठीक है, अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं बाकी आप लोगों का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ कहना है तो बोलो, किसी को लग रहा है कि नहीं सर कुछ और पॉइंट ऐड होना चाहिए तो यू कैन शेयर। हाँ जी बताइए सर। इसमें वो ऐड कर सकते हैं ना, कोरोना टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो मानस हेल्प पोर्टल शुरू किया था, जिसमें कोई भी मानसिक तनाव वगैरह हो तो आप बात कर सकते हैं, फ्री डायल नंबर वगैरह दिए थे। बारी बारी से बोलो, बारी बारी से बोलो। सर इसमें यूनिवर्सिटी को सर और बाकी सारे संस्थाओं को एक परामर्श केंद्र होना चाहिए जिसमें डिस्कस किया जाना चाहिए। हाँ तो बताया ना कि उपाय के रूप में तुम दे से सकती हो ना, उपाय के रूप में दे सकती हो। और यहाँ पे एक बात याद रखना, ये एग्जाम में प्रतियोगिता परीक्षा मेंशन किया है, इससे भी नहीं भटकना है, ठीक है। तो प्रतियोगिता परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए कंपटीशन को रखते, और सर गाँव तरफ बोलिए बोलिए सुन रहे। ये सर थोड़ा गांव की तरफ थोड़ा शिक्षा व्यवस्था में थोड़ी और सुधार होनी चाहिए, इधर मतलब संस्थाएं थोड़ा कम है। चलो मतलब मोटा मोटी आप लोगों को क्लियर हो गया है ना। तो इस तरह से आप अपने इश्यूज उठा सकते हो, रख सकते हो कि कैसे हम इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि देखो क्वेश्चन हमेशा तुम्हारे आसपास के ही होगा,
क्वेश्चन ज्यादा इधर उधर का नहीं होता है ना। तो क्वेश्चन जो भी होगा वो आपके सामने होगा, उस क्वेश्चन को आपको डिकोड करना है, कितने आसानी से आप उसको क्वेश्चन को डिकोड करते हो और उसको आंसर लिखते हो, ठीक है। तो बाकी के जो दोनों क्वेश्चंस हैं अब हम लोग उस पर आते हैं, ठीक है।